बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। उसमें आगे का टॉपिक हमारा है नेचर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, व्यावसायिक निर्णय की प्रकृति एवं प्रक्रिया, या फिर निर्णय का अर्थ और परिभाषा, निर्णय के लक्षण, निर्णय के सिद्धांत, निर्णय का महत्व, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्यावसायिक निर्णय की प्रकृति और प्रक्रिया में निर्णय का अर्थ देखेंगे कि निर्णय किसे कहते हैं। तो निर्णय किसे कहा जाएगा? परिणाम और निष्कर्ष पर पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कहेंगे? निर्णय कहेंगे। निर्णय की आवश्यकता उन सभी कार्यों में होती है जहां कहीं भी एक से अधिक विकल्प हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। जहां किसी कार्य को एक ही तरीके से किया जा सकता है, वहां निर्णय लेने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं होती है। लेकिन निर्णय वहां लिया जाता है जहां हमारे पास में विकल्प बहुत अधिक होते हैं, तो हमें निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस होती है कि हमें कौन सी विकल्प को चुनना है। तो एक से अधिक विकल्प होने पर निर्णय की आवश्यकता महसूस होती है और किसी भी कार्य को एक ही तरीके से किए जाने पर निर्णय लेने की आवश्यकता हमें नहीं महसूस होती है। निर्णय की परिभाषा काफी लोगों ने दी है और उन परिभाषाओं के आधार पर हम यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निर्णय एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक प्रबंधक किसी कार्य को करने के लिए जितनी भी उसके पास संभव जो साधन हैं, उपलब्ध हैं, विकल्प हैं, वो उपलब्ध हैं, उनमें से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन किसी कसौटी के आधार पर करता है, तो उसे हम निर्णय कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में है व्यावसायिक निर्णय के प्रकार। लेकिन उससे पहले हम इसके लक्षण हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो हम जो अभी तक पढ़ा है उसके आधार पे कह सकते हैं कि निर्णय बगैर सोचे समझे नहीं लिया जा सकता, यानी अचानक हम ले निर्णय, ऐसा नहीं हो सकता है। निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श किया जाना जरूरी है, तर्कपूर्ण विचार विमर्श होना चाहिए उसके लिए। यह भी कहा जा सकता है कि निर्णय करते समय हमारे सामने किसी कार्य को करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं, तो अनेक विकल्पों का होना जरूरी है हमारे सामने, तभी हम निर्णय लेंगे। जो बहुत सारे विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं, उनमें से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव जो है, उसे श्रेष्ठ चुनाव हमें करना होता है, तो वो किसी कसौटी के आधार पर ही किया जाना चाहिए। निर्णय जो होता है वो पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है। निर्णय के बारे में यदि हम कहें तो कि वो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक, नकारात्मक, तो वो धनात्मक होना हमेशा उनका आवश्यक नहीं है। निर्णय नकारात्मक भी हो सकते हैं। निर्णय करने की भावना भी निर्णय हो सकती है। निर्णय जो होते हैं उनमें वचनबद्धता होती है, वचन से बंधे हुए होते हैं। निर्णय जो होते हैं वो स्वयं कोई लक्ष्य नहीं होते, लेकिन अंतिम लक्ष्य प्राप्ति का ये साधन होते हैं। निर्णय संबंधी अधिकारी या निर्णय लेने से के संबंध में कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए जिस समिति में वो कार्य कर रहा है, उसके द्वारा ही निर्णय लिया जाना चाहिए। निर्णयों में समय तत्व भी पाया जाना चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना एक महत्व है। निर्णय लेने में दृढ़ता होनी चाहिए, ढीलापन नहीं होना चाहिए। निर्णय लेने में पूर्व आवश्यक होने पर यदि विशेषज्ञों की आवश्यकता हमें महसूस होती है, तो उनसे भी परामर्श लेना चाहिए। तो निर्णय में हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट हम है व्यावसायिक निर्णयों के
प्रकार। कोई भी व्यावसायिक उपक्रम हो उसमें निरंतर निर्णय लेने होते हैं और ये सभी निर्णय जो होते हैं वो एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, इनमें विविधता पाई जाती है। ये अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार जो बताए गए हैं उनमें पहला है नैतिक एवं आधारभूत निर्णय। नाम से स्पष्ट हो रहा है, नैतिक निर्णय दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वो नैतिक निर्णय होते हैं और ऐसे निर्णयों के बारे में अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे निर्णय में पुनरावृत्ति होती है और इनके लिए प्रचलित सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया उपक्रम में अधिकांश निर्णय जो होते हैं वो नैतिक प्रकृति के ही होते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, आधारभूत निर्णय। जब किसी उपक्रम के महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिया जाता है तो वह आधारभूत निर्णय कहलाता है। ये जो निर्णय होते हैं इनमें हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, विश्लेषण की, विचार विमर्श की, इनकी आवश्यकता होती है और उसके बाद ही हम आधारभूत निर्णय या महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं, जो आधारभूत निर्णय होती हैं, उनमें हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है और विवेक के आधार पर हम उन पर कार्य करते हैं। आधारभूत निर्णयों के जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी होते हैं। इसलिए इस प्रकार के निर्णय लेते समय हमें बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि थोड़ा भी हम इसमें गड़बड़ करते हैं तो संस्था को उससे बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। जो नैतिक निर्णय होते हैं वो क्रियाशील प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं और आधारभूत निर्णय जो होते हैं वो उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। अब आधारभूत निर्णय कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके दिमाग में आए तो संस्था द्वारा किसी नई परियोजना के प्रारंभ करने के संबंध में जो निर्णय लिया जाता है वो आधारभूत निर्णय है। इसी प्रकार से कुछ वर्तमान उत्पाद या वस्तुओं के उत्पादन को बंद करना है तो वो एक आधारभूत निर्णय है। इसी प्रकार से जैसे कुछ नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रारंभ करना है तो वो भी एक आधारभूत निर्णय है। इसी प्रकार से जैसे वस्तु के मूल्यों में कमी या वृद्धि का निर्णय लेना है तो वो भी एक आधारभूत निर्णय है। नैतिक या दिन प्रतिदिन का निर्णय जो है उसका भी उदाहरण हम देख सकते हैं। एक उपक्रम को माल की पूर्ति का आदेश प्राप्त होने पर उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति देना और मजदूरी के दिन श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करना, ये क्या कहलाएगा? नैतिक निर्णय कहलाएगा। तो इस प्रकार से नैतिक और आधारभूत निर्णय को हम समझ सकते हैं। दूसरा है संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत निर्णय। संगठनात्मक, जब किसी उपक्रम के अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक स्थिति में, अपने आधिकारिक जो स्थिति होती है, उसकी अधिकार वाली स्थिति होती है, उसमें उपक्रम के लिए जो निर्णय लिया जाता है और जिसके लिए संस्था के अन्य व्यक्तियों को भारार्पण किया जा सकता है, वो निर्णय संगठनात्मक निर्णय कहलाते हैं। कौन सा होता है संगठनात्मक निर्णय? क्रय प्रबंधक द्वारा विभिन्न वस्तुओं के क्रय के संबंध में निर्णय लेना या इनके कार्यान्वयन के लिए अपने अधीनस्थों को अधिकृत करना संगठनात्मक निर्णय कहलाता है। अब व्यक्तिगत निर्णय, किसी अधिकारी द्वारा अपनी स्वयं की व्यक्तिगत स्थिति में जो निर्णय लिया जाता है वो व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है। ऐसा निर्णय आधिकारिक स्थिति में नहीं लिया जाता और इनका भारार्पण भी व्यक्तियों को नहीं किया जाता, जबकि संगठनात्मक में भारार्पण व्यक्तियों को किया जा सकता है। ये जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं
इसमें संस्था की गतिविधियां जो हैं वो प्रभावित नहीं होती हैं। जैसे एक संस्था के किसी अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश का निर्णय लेना, बीमार हो गया अचानक और उसको निर्णय लेना है कि वो छुट्टी लेगा या काम पे जाएगा। अधिकारी द्वारा कौन सी पोशाक पहननी है उसको, उसका निर्णय लेना, ये व्यक्तिगत निर्णय है। नेक्स्ट है थर्ड, कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय। कार्यात्मक निर्णय जो होते हैं उनकी प्रकृति नैतिक और पुनरावृत्ति वाली होती है। इस प्रकार के निर्णयों को लेने के एक निश्चित और सुव्यवस्थित प्रणाली का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है। जैसे मजदूरों को साप्ताहिक या मासिक मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, तो यह क्या कहलाएगा? कार्यात्मक। कि पहले से ही निश्चित कर दिया गया है कि मजदूरों को साप्ताहिक मजदूरी दी जाएगी या मासिक मजदूरी दी जाएगी। इसी अकार्यात्मक निर्णय में अनुपम, अनोखे और बेजोड़ प्रकृति के होते हैं। ये किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने पर ही ये निर्णय लिए जाते हैं और इन निर्णयों में लेने की प्रणाली पूर्व निर्धारित नहीं होती है, जबकि कार्यात्मक में पूर्व निर्धारित होती है। ये जो अकार्यात्मक निर्णय होते हैं ये तब लिए जाते हैं जब संस्था में कोई स्थिति पहले कभी उत्पन्न ही नहीं हुई हो, अचानक उत्पन्न हो जाती है, तो अचानक उनको निर्णय लेना होता है। और ये जो निर्णय लेना होता है ये निर्णय समस्या के गहन अध्ययन और विश्लेषण के बाद लिया जाता है। जैसे किसी नवीन उन्नत संयंत्र की स्थापना का निर्णय लेना है तो वो कहलाएगा अकार्यात्मक निर्णय। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, नीति संबंधी निर्णय एवं परिचालन संबंधी निर्णय। एक संस्था में उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाने वाले वे निर्णय नीति संबंधी निर्णय कहलाते हैं जो संपूर्ण संस्था को प्रभावित करते हैं। जैसे कर्मचारियों को बोनस देने के संबंध में निर्णय, कर्मचारियों को मौद्रिक और अमौद्रिक प्रोत्साहन से संबंधित निर्णय, संस्थान के वित्तीय ढांचे के संबंध में निर्णय, नीति संबंधी निर्णय, ये सब कहलाते हैं नीति संबंधी निर्णय। परिचालन या क्रियात्मक निर्णय, वो निर्णय जो नीति संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि नीति संबंधी निर्णय उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं और परिचालन संबंधी निर्णय निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। जो निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा नीति संबंधी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें हम प्रशासनिक निर्णय और चाणूल निर्णय भी कहते हैं। ये निर्णय कौन से होते हैं? जैसे उच्च प्रबंधक ने कर्मचारियों को निश्चित दर से बोनस देने का नीति संबंधी निर्णय लिया है। अब निम्न स्तरीय प्रबंधक क्या करेंगे? वो व्यक्तिगत कर्मचारियों के बोनस की गणना करके उसे वितरित करने के संबंध में जो निर्णय लेंगे वो परिचालन संबंधी निर्णय कहलाएगा। नेक्स्ट है उपक्रम के निर्णय, अंतर्विभागीय निर्णय और विभागीय निर्णय। ये कहा जाता है कि प्रबंधकीय स्तर पे और व्यवहारिक दृष्टिकोण से निर्णय 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? उपक्रम, अंतर्विभागीय और विभागीय। अब इसमें उपक्रम निर्णय कौन से कहलाएंगे, विभागीय अंतर्विभागीय निर्णय कौन से कहलाएंगे और विभागीय निर्णय कौन से कहलाएंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपक्रम के निर्णय। वे निर्णय जो शीर्ष प्रबंध या उच्च प्रबंध द्वारा लिए जाते हैं और जो संपूर्ण उपक्रम को प्रभावित करते हैं और जिनका पालन करना संगठन के सभी स्तर के कर्मचारियों का कर्तव्य और दायित्व होता है,
ऐसे निर्णय उपक्रम के निर्णय कहलाते हैं। ये जो निर्णय होते हैं ये उपक्रम के उद्देश्यों, नीतियों और नियोजन से संबंधित होते हैं। दूसरा, अंतर्विभागीय निर्णय। वे निर्णय जो अनेक विभागों के अध्यक्षों द्वारा विचार विमर्श के बाद संयुक्त रूप से लिए जाते हैं वो अंतर्विभागीय निर्णय कहलाते हैं। और ये निर्णय संस्था के विभिन्न विभागों में एकरूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। तीसरा है आपके सामने विभागीय निर्णय। विभागीय संस्था के विभिन्न विभागों की पारस्परिक निर्भरता के कारण विभागीय निर्णय लिए जाते हैं। किसी एक विभाग के अध्यक्ष द्वारा अपने विभाग के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विभागीय निर्णय कहते हैं। उत्पादन प्रबंधक द्वारा उत्पादन विभाग के विभिन्न कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन के संबंध में जो निर्णय लिया जाता है वो विभागीय निर्णय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार से हमने 5 प्रकार पढ़े हैं निर्णय के। नेक्स्ट है निर्णय के सिद्धांत। चाहे व्यावसायिक उपक्रम छोटा हो या बड़ा हो, प्रबंधकों को इनके कुशलतापूर्वक संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। और ये जो विभिन्न प्रकार के कार्य प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं वो कार्य निर्णय के आधार पर किए जाते हैं। तो निर्णय जो है वो प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक उपक्रम की सफलता उसके प्रबंधकों द्वारा किए गए निर्णयों की कुशलता पर निर्भर करती है। इसलिए व्यावसायिक उपक्रमों के प्रबंध में निर्णय का अत्यधिक महत्व होता है। प्रत्येक प्रबंधक को अपने उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं और ये संस्था के कर्मचारियों से श्रेष्ठ कार्य करवाने और साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रबंधकों का निर्णय कार्य कोई सरल कार्य नहीं होता है, ये बहुत ही जटिल कार्य होता है, बहुत ही कठिन कार्य होता है। इस कठिन कार्य को प्रबंधक अच्छी तरह से पूरा कर सके, इसके लिए प्रबंध विषय के विद्वानों ने वर्षों के अनुभव, खोज और अध्ययन से कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिन्हें निर्णय सिद्धांत कहा जाता है। एक प्रबंधक निर्णय के समय इन सिद्धांतों का पालन करके अच्छी या सही निर्णय ले सकता है। तो निर्णय के कुछ सिद्धांत हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला सिद्धांत है उचित मानवीय व्यवहार का सिद्धांत। मानव क्या है? व्यवहार से गतिशील होता है। वह परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और मानवीय व्यवहार के बारे में सही सही अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है। हम ये नहीं कह सकते कि किस समय मानव का व्यवहार कैसा होगा और वो किस समय कैसा व्यवहार करेगा। इतना सब होते हुए भी हम यही कहते हैं कि मनुष्य सामान्य रूप से उचित व्यवहार करता है। इसलिए प्रबंधकों को विभिन्न समस्याओं का समाधान उचित मानवीय व्यवहार को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पहले मानव होता है और उसके बाद वो कर्मचारी होता है। इसलिए प्रबंधकों को अपने निर्णय में मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। दूसरा है अधिकतम लाभ का सिद्धांत। किसी भी संस्था या उपक्रम में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका उद्देश्य फर्म के मुख्य उद्देश्यों जो कि लाभ कमाना होता है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है।
व्यावसायिक फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और प्रत्येक निर्णय फर्म के लाभ में वृद्धि करने में सहायक होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने भी हमारे पास में विकल्प उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चुना जाने वाला विकल्प है यही फर्म के साधनों द्वारा प्राप्य होता है। तीसरा है व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देता है जो उसके व्यक्तिगत हित की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। अब व्यक्तिगत उद्देश्य आर्थिक और अनार्थिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति आर्थिक उद्देश्यों को अधिक महत्व देते हैं तो कुछ व्यक्ति अनार्थिक उद्देश्यों को अधिक महत्व देते हैं। संस्था के प्रबंधकों को संस्था के उद्देश्यों के साथ में व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी शामिल करना चाहिए। प्रबंधकों को ऐसे निर्णय लेना चाहिए जिससे संस्था के उद्देश्यों के साथ व्यक्तिगत उद्देश्य में टकराव या विरोध नहीं हो। फोर्थ सिद्धांत है समय निर्धारण का सिद्धांत। संस्था के विभिन्न कार्यों और समस्याओं के संबंध में प्रबंधकों द्वारा सदैव उपयुक्त समय का निर्णय लिया जाना चाहिए। उपयुक्त समय के निकल जाने के बाद में यदि निर्णय लिया जाता है तो संस्था के लिए लाभों के अवसर जो हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए सभी निर्णय उपयुक्त समय पर लिए जाने चाहिए। निर्णय लेने में ना तो बहुत जल्दबाजी होनी चाहिए और ना ही निर्णय लेने में विलंब होना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ सिद्धांत का गतिशीलता का सिद्धांत। परिवर्तन प्रकृति का आधारभूत नियम है। सभी व्यवसायों को आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां इन दोनों के अंतर्गत कार्य करना होता है और ये शक्तियां क्या हैं? वातावरण है जो कि निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। प्रबंधकों को निर्णय लेते समय इन सभी परिस्थितियों और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रबंधकों के निर्णय में गतिशीलता ना होने पर वे अव्यावहारिक होंगे और संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगी। सिक्स्थ है अनुपातिकता का सिद्धांत। किसी भी उपक्रम के साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और इन सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके ही कोई भी संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। और उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिक करना, और लाभ अधिक प्राप्त करने के लिए वो लागत को न्यूनतम करना चाहेगी और न्यूनतम लागत निश्चित समय में प्राप्त करना चाहेगी। इसलिए उपलब्ध साधनों का उपयुक्त आनुपातिक संयोजन किया जाना चाहिए। उत्पादन प्रबंध के लिए प्रबंधकों को उत्पादन की प्रकृति के अनुसार उत्पादन के साधनों के मध्य उपयुक्त अनुपात के निर्धारण करके प्रयोग करना चाहिए। सेवंथ है सीमितता घटक का सिद्धांत। प्रबंधकों को अपने निर्णय को लेने के पूर्व उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के मध्य आने वाले सीमितता घटकों लिमिटिंग फैक्टर्स को पहचान कर उनकी व्याख्या सबसे पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि इन सीमितता घटकों का अध्ययन नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में फर्मों के कार्यों में बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये समस्याएं उत्पन्न ना हो उसके लिए सीमितता घटकों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि समस्या के सभी विकल्पों के सूक्ष्म अध्ययन की न तो आवश्यकता ही होती है और न ही ये व्यवहारिकी है। समस्या के महत्वपूर्ण घटकों या सीमितता घटकों के ही सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। लास्ट है साध्यता का सिद्धांत। जो भी निर्णय लिए जाएं वो ऐसे होने चाहिए जिससे उपक्रम के सीमित साधनों का समुचित उपयोग हो सके और उन्हें क्रियान्वित आसानी से किया जा सके। यदि निर्णय ऐसे हैं जो उपक्रम के लिए उपयुक्त नहीं है या उपक्रम के साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते या जिनको लागू नहीं किया जा सकता, तो वह निर्णय बेकार रहेंगे। तो ये 8 आपके निर्णयन के सिद्धांत हैं। इन निर्णयन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक को निर्णय लेने चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्णयन प्रक्रिया। कुछ प्रबंधक विशेषज्ञों ने प्रबंध प्रक्रिया को 3 चरणों में और कुछ ने इसे 4 चरणों में और कुछ ने 5 में और कुछ ने 11 चरणों में इसे बांटा है। हम यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया को सुविधा और स्पष्टता की दृष्टि से 7 चरणों में इसका अध्ययन करेंगे। पहला है समस्या को पहचानना। कोई भी कार्य जब हम करते हैं, कोई भी निर्णय जब हम लेते हैं, तो उसका पहला चरण होता है समस्या को पहचानना। सबसे पहले प्रबंधक को यह जानना चाहिए कि समस्या क्या है। समस्या को समझना कोई सरल कार्य नहीं है। प्रारंभ में जो समस्या दिखाई देती है वो वास्तव में समस्या नहीं होती, वो एक समस्या की विशेषता होती है। तो सबसे पहले प्रबंधक को सही अर्थों में समस्या को समझना चाहिए और उसके बाद समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए। यदि एक प्रबंधक किसी समस्या को ठीक से समझ लेता है तो वह उपक्रम के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अन्यथा समझे बगैर उसके समाधान के उपाय करने लगता है तो ऐसी स्थिति में वह सही निर्णय नहीं ले सकता। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जैसे एक डॉक्टर बिना रोग को जाने यदि रोगी की दवा प्रारंभ कर देता है तो ऐसी स्थिति में दवा रोगी पर प्रभाव नहीं डालती है। उसी प्रकार से समस्या को बगैर समझे हम उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं तो वो उपक्रम के लिए सफलता को मार्ग प्रशस्त नहीं करती है। समस्या को समझने के लिए उसके नाजुक घटक का पता लगाना चाहिए। यह नाजुक घटक प्राय प्रबंधक के निर्णय का केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट है समस्या का विश्लेषण। समस्या को सही रूप में पहचानने के बाद उसका विश्लेषण करना चाहिए। यह विश्लेषण समस्या के संबंध में एकत्र किए गए तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए और समस्या का विश्लेषण यह मालूम करने के लिए किया जाता है कि निर्णय किसे लेना है, निर्णय के लिए किन किन व्यक्तियों से परामर्श करना आवश्यक है और निर्णय की सूचना किसे देनी है। इन बातों को मालूम करने के लिए समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक भाग का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। समस्या का विश्लेषण 3 सिद्धांतों पे किया जाता है: निर्णय की भविष्यता, निर्णय का प्रभाव क्षेत्र और गुणात्मक विचारों की संख्या। नेक्स्ट थर्ड है वैकल्पिक समाधानों का विकास। समस्या के विश्लेषण के बाद में नेक्स्ट कदम हमारा आता है वैकल्पिक समाधानों का विकास। सामान्यतः प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक समाधान हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। समस्या के समाधान के लिए अब जैसे सामान्यतया हमारे पास में कोई एक समस्या है कि संस्था के सामने विक्रय बढ़ाने की एक समस्या है।
अब विक्रय बढ़ाने के लिए कई विकल्प हमारे पास में उपलब्ध है, जैसे वस्तुओं के मूल्यों में कमी करके हम विक्रय को बढ़ा सकते हैं, वस्तु की किस्म में सुधार करके विक्रय को बढ़ा सकते हैं, विक्रय संबंधी विज्ञापन को अधिक करके हम विक्रय को बढ़ा सकते हैं, पुराने बाजारों में विक्रय कार्य को बढ़ाकर हम विक्रय को बढ़ा सकते हैं, या फिर नए बाजार की खोज करके हम विक्रय को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने 5-6 विकल्प हैं। अब इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है उसको चुना जाना जरूरी है, जो कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग दे सकता है। नेक्स्ट है चौथा, वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन करना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास में कई वैकल्पिक समाधान होते हैं। उन विकल्पों का मूल्यांकन करके ही हम सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। और सही विकल्प कौन सा है? वो विकल्प जो कि उद्देश्य की प्राप्ति में हमें सहयोग दे। विकल्पों की लागत कम होनी चाहिए, विकल्पों की उपयुक्तता होनी चाहिए, समय कम लगना चाहिए, विकल्पों के परिणाम अच्छे आने चाहिए। तो वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन का कार्य एक कठिन कार्य है और इसके लिए विशेषज्ञ की सहायता में सावधानी पूर्वक इसे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वोत्तम विकल्प का चयन। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास में जो विभिन्न साधन उपलब्ध होते हैं उनका मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। और इस सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने के लिए कुछ प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, जैसे जोखिम, कम प्रयत्न वाला, समयानुकूल, साधनों की सीमितता। इनको ध्यान में रखकर ही हमें सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना चाहिए। और इसके साथ ही जो उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है तो विभिन्न प्रमापों की सहायता भी लेनी चाहिए। विभिन्न प्रमापों की सहायता से अनुभव, परीक्षण और क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा ही हमें चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है 6, निर्णय का क्रियान्वयन। किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक श्रेष्ठ विकल्प को चुनकर ही हम संतोष प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। समस्या के समाधान के लिए गए निर्णयों को प्रभावशाली ढंग से हमें लागू करना भी जरूरी है। निर्णय के क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि निर्णय की सूचना उन व्यक्तियों को दे दी जाए जो इसके क्रियान्वयन में हमें सक्रिय सहयोग देते हैं। निर्णय का क्रियान्वयन करने वाले व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि उसका भी सहयोग हम प्राप्त कर सके। निर्णय को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करवाने के लिए एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित करना चाहिए और उन्हें कर्तव्य बोध भी करवाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है प्रतिपुष्टि एवं नियंत्रण। जब निर्णय को कार्यान्वित कर दिया जाता है तब यह जरूरी है कि उसके प्रभावों का मूल्यांकन भी किया जाए और इसके लिए आवश्यक सूचनाएं और तथ्य एकत्रित किए जाने चाहिए। निर्णय के मूल्यांकन करने के बाद जो कमियां हमें महसूस होती हैं उनमें सुधार का कार्य किया जाना चाहिए और निर्णय के सही क्रियान्वयन के लिए उससे संबंधित क्रियाओं पर आवश्यक नियंत्रण भी लगाया जाना चाहिए।